Hello everyone, myself डॉक्टर मनोज छापड़िया। आज मैं जीएस सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के थर्ड पेपर एक महत्वपूर्ण टॉपिक वामपंथी उग्रवाद राष्ट्र के विरुद्ध लड़ाई, इस पर अपना व्याख्यान शुरू करूं। मैं आप सभी का कैरियर विल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बहुत संक्षेप में अपने बारे में बताता चलूं। मैं विगत 22 वर्षों से विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर कार्यरत हूं और 17 वर्षों से यूपीएससी के विद्यार्थियों को अपना मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हिंदी माध्यम के आप सभी विद्यार्थियों को जो भी विषय मेरी ओर से डिलीवर हो वो इस दृष्टिकोण से होगा कि आप में से बहुत सारे लोग जो 2022 या 2023 या अथवा 24 की प्लानिंग कर रहे हैं परीक्षा में प्रतिभाग करने की, तो जिस भी टॉपिक पर क्लासरूम में चर्चा होगी उसमें बुनियादी बातों से शुरू कर समसामयिक मुद्दों का समावेश उसमें करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि जो उसका सैद्धांतिक पक्ष है, जो उसका ऐतिहासिक पक्ष है और समसामयिकी में उस विषय से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं जो समाज और राष्ट्र को प्रभावित कर रही हैं, उन समस्त बिंदुओं को रेखांकित करते हुए उस पर आवश्यक जानकारी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से देते हुए हमारे एंड पर इस बात की कोशिश होगी कि आपके पास उस अवधारणा अथवा उस टॉपिक की एक बेहतर समझ हो। आईएएस अथवा पीसीएस की परीक्षाओं में जो ट्रेंड विगत 2-3 वर्षों से आ रहा है उसमें अवधारणात्मक समझ एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। साथ ही जो भी करंट अफेयर्स है, जो डाटा है, तो जहां पर भी आवश्यक होगा आपको इस प्लेटफॉर्म से क्लासरूम में वो प्रोवाइड कराया जाएगा और क्लास को इस तरीके से मैं रखूंगा कि वो इंटरैक्टिव क्लास हो, आप भी उसमें अधिक से अधिक भागीदारी करें और आपके भी शंकाओं का समाधान हम करते हुए आगे बढ़े। तो आज का जैसा कि टॉपिक है वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद राष्ट्र के विरुद्ध लड़ाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समसामयिक भी है और इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले हमें कुछ बुनियादी बातों को जानना होगा। जब हम वामपंथी उग्रवाद की बात करते हैं तो एक चीज आपको समझनी होगी कि क्या वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद एक ही चीज है अथवा दोनों अवधारणाएं अलग अलग है। वास्तव में जो नक्सल शब्द है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव में से लिया गया था। अब हुआ क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझिए तो आपको समसामयिक परिदृश्य को उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़कर जब आप पूरी घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे कड़ी दर कड़ी, तो एट अ ग्लांस आपके पास पूरी पिक्चर आ जाएगी और आप समझ सकेंगे कि क्या वास्तव में जिसे आप नक्सलवाड़ी आंदोलन, या इधर तो नक्सलवाड़ी आंदोलन शब्द का प्रयोग नहीं होता है, विगत 2 दशकों से नक्सलवाड़ी आंदोलन की जगह हम उसे वामपंथी उग्रवाद का संबोधन देते हैं। तो आखिर वो एक किसान आंदोलन के रूप में शुरू होने वाला नक्सलवाड़ी आंदोलन शनय शनय कैसे वामपंथी उग्रवाद का के स्वरूप में ढल गया, रूपांतरित हो गया, तो उसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पक्ष को समझा जाए। तो मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक नक्सलवाड़ी गांव है और वहां से ये शब्द नक्सल लिया गया। 1967 में हुआ क्या कि 3 प्रमुख
नाम जो है जिसको आपको दृष्टिगत रखना है, और वो है, पहला है चारू मजूमदार। पहला नाम है चारू मजूमदार। ठीक है, पहला नाम है चारू मजूमदार। दूसरा नाम है कानू सन्याल। और तीसरा है जंगल संथाल। 1967 दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव। ठीक है, तो चारू मजूमदार, कानू सन्याल और जंगल संथाल, इन तीनों के नेतृत्व में 1967 में एक आंदोलन इस गांव में शुरू होता है। और जब ये शुरू हुआ था तो उस समय जो उसका स्वरूप था वो एक तरह का किसान आंदोलन था। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं एक तरह का किसान आंदोलन था। यहां पर यह समझना जरूरी है कि 1967 में, 1967 में आखिर यह नक्सलवाड़ी आंदोलन, जो कि प्रारंभिक स्वरूप में एक किसान आंदोलन जैसा था, वो शनय शनय ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे कौन से कारक थे, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण वो वामपंथी उग्रवाद के स्वरूप को धारण कर लेता है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 25 मई 1967 में डेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप जो ये यहाँ पर डिस्प्ले मैं करता हूं पैनल पर, इसको आप नोट करते चले, क्योंकि बुनियादी जानकारियां आपके पास रहेंगी तो प्रस्तावना लिखने में आपको सहूलियत होगी और वही आपका डिपार्चर पॉइंट होगा। तो जो मूल विषय था और इन तीनों के द्वारा जो नेतृत्व दिया गया था, चारू मजूमदार, कानू सन्याल और जंगल संथाल के द्वारा, उसमें बेसिकली जितने भी फार्म लैंड्स थे, कृषक भूमि जो थी, वो चाय के बागान, जंगल, छोटे गांव, और इन सारे के अतिरिक्त जो मूलभूत उस गांव के अतिरिक्त 6 ग्राम पंचायत थी, इतना एरिया उसमें उस 1967 के प्रारंभिक स्वरूप में इतना क्षेत्र इसमें सम्मिलित था। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सेंसस, अब यहां हम लेटेस्ट डाटा इंक्लूड कर रहे हैं, सेंसस 2011 के हिसाब से पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या, ठीक है, नक्सलवाड़ी गांव में पुरुषों की संख्या 811 और महिलाओं की संख्या 807, 811 और 807, यानी कुल मिलाकर जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1618 है, 1618। ठीक है, तो ये एक प्रोफाइल है उस गांव का, उस क्षेत्र का, जहां पर इस उग्रवाद की बुनियादी या कह लीजिए जन्मस्थली। ठीक है, दूसरी चीज, जब यह आंदोलन शुरू किया गया तो एक नारा दिया गया, अंग्रेजी में कहा गया लैंड टू टिलर, इसको कहते हैं लैंड टू टिलर। क्या कहा गया? लैंड टू टिलर, लैंड टू टिलर। अब इसका हिंदी रूपांतरण भी हम आपको बता रहे हैं, जोतने वाले को जमीन, जोतने वाले को जमीन, ये स्लोगन था इस आंदोलन का, ये स्लोगन था, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जोतने वाले को जमीन। ठीक है, तो ये एक प्रोफाइल था नक्सलवाड़ी आंदोलन के आरंभिक।
अब वैचारिक पृष्ठभूमि, किसी भी आंदोलन के पीछे एक वैचारिक पृष्ठभूमि होती है, उसको समझना जरूरी है। अब वैचारिक पृष्ठभूमि में जब हम किसी भी आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, तो इस आंदोलन में भी जो सबसे महत्वपूर्ण थी वैचारिक पृष्ठभूमि, वो थी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स। देखिए, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की जो विचारधारा थी वो साम्यवाद को स्थापित करने की विचारधारा थी। इसको आप साम्यवाद या मार्क्सवाद भी कहते हैं, ठीक है, साम्यवाद या इसको मार्क्सवाद भी कहते हैं। आप जब देखिए, ये मेरे दार्शनिक पृष्ठभूमि बताने का कारण क्या है, मैंने आपको बताया कि यहां पर जो भी व्याख्यान मेरी तरफ से डिलीवर होगा उसमें एबीसीडी से हम आपको शुरू करेंगे। किसी भी विषय, जो भी टॉपिक्स हैं आंतरिक सुरक्षा से में जो हमको टॉपिक्स आपको बताने हैं, पढ़ाने हैं, उसमें हम एबीसीडी से शुरू करेंगे, ये मानते ही हुए कि आपने इस विषय पर कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप भी इन बुनियादी इंफॉर्मेशंस को क्रमबद्धता के साथ एक कड़ी से दूसरी कड़ी के रूप में जोड़ते हुए आगे जब बढ़ेंगे, तो पूरे लेक्चर को, इस टॉपिक पर जब लेक्चर खत्म होगा, तो ऐसा मेरा विश्वास है कि आपके सामने पूरी पिक्चर इस अवधारणा की, इस टॉपिक की क्लियर हो जाएगी और आपको उत्तर लिखने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो जो एक मनोवैज्ञानिक भय है वो तभी उत्पन्न होता है जब आपको आरंभिक सिरा न मालूम। अब मैंने वामपंथी उग्रवाद की बात शुरू की कि इसका जन्म कहां हुआ, जन्मस्थली क्या थी, और जन्म लेने के बाद इसका स्वरूप क्या था, इसके जनक कौन से वो तीन प्रमुख लोग थे जिन्होंने आरंभिक नेतृत्व प्रदान किया। लेकिन किसी भी आंदोलन के पीछे जब तक विचारधारा न हो तो उस आंदोलन को गति नहीं मिलती। इस आंदोलन के पीछे भी जो वैचारिक पृष्ठभूमि थी उसमें सबसे पहली थी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स की, और उसे आप उस विचारधारा को जो बच्चे सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस के इस समय क्लास में हैं वो बाखूबी परिचित है कि साम्यवाद और मार्क्सवाद क्या होता है। ठीक है, ये तो आरंभ में यह एक सैद्धांतिक जो है, तो जब पहली वैचारिक पृष्ठभूमि की पहली कड़ी में हम देखते हैं कि इस आंदोलन पर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स के साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है, वहां तक भी मामला ठीक था। क्यों? क्योंकि मार्क्सवाद का मूलभूत यह है कि मार्क्स मानव मुक्ति की बात करता है, इमेंसिपेशन ऑफ मैन की बात करता है। सर्वहारा जो कि हैव्स नॉट है, जिनके पास अपना खाली बेचने को श्रम है, और वो भी अलग अलग तरीकों से उस श्रम का दुरुपयोग अपनी पूंजी को बढ़ाने में पूंजीपति करता है, उस शोषण के विरुद्ध है। 70 के दशक में यह आंदोलन, जिसे आप नक्सलवाड़ी आंदोलन करते हैं, और 70 के दशक से लेकर वर्तमान परिदृश्य में इसमें एक विचारधारा का और समावेश हुआ। वो विचारधारा थी व्लादिमीर लेनिन और मात्सो तुंग की। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मार्क्सवादी विचारधारा पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए वर्ग संघर्ष, वो भी हिंसक वर्ग संघर्ष को अनिवार्य मानती थी। तो माओवादी जो विचारधारा थी वो उससे एक कदम आगे थी। ठीक है, माओवाद है क्या, थोड़ा सा इसके बुनियादी चीजों को समझ लिया जाए, आगे हमें आसानी होगी। माओवाद वास्तव में सशस्त्र संघर्ष, जन आंदोलन तथा मित्रों के कूटनीतिक चयन के तरीकों द्वारा राज्य सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के सिद्धांत को अपनाते हुए चलता है। ठीक है, यानी कि
माओवाद किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं? सशस्त्र संघर्ष, जन आंदोलन और मित्रों के कूटनीतिक चयन। अब आप देखिए कि इस प्रक्रिया को माओवादी जो है वो दीर्घ लोक युद्ध कहते हैं। माओवादी इस प्रक्रिया को दीर्घ लोक युद्ध कहते हैं, क्योंकि जब आप इन विचारधाराओं का अर्थ समझ जाएंगे, इसका मूल क्या है ये समझ जाएंगे, तो फिर इस पूरी घटनाक्रम के पीछे कौन कौन से तत्व किस रूप में काम कर रहे हैं और उनका प्रमुख एजेंडा क्या है, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है, उसमें आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। तो माओवाद इस प्रक्रिया को, जो भी माओवादी है वो दीर्घ लोक युद्ध या प्रोटेक्टेड पीपल्स वार, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्टेड पीपल्स वार, पुकारते हैं। माओवादियों का जो एक मूलभूत माओवादी विचारधारा का में जो एक मूलभूत कंपोनेंट है, तत्व है, वो इस बात को मानता है कि हथियार रखना आवश्यक है, अस्त्र रखना आवश्यक है, क्योंकि मौलिक रूप से माओवादी औद्योगिक और ग्रामीण विभाजन को पूंजीवादी द्वारा शोषण करने का एक बड़ा माध्यम मानते हैं। वो ये मानते हैं कि पूंजीवादियों की एक चाल है ना, तो वो उसके लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं। माओवादियों को अगर और भी हम इनका विश्लेषण करें तो राजनीतिक रूप से शोषक वर्ग और उनके सरकारी ढांचे के खिलाफ, सरकारी संरचना के खिलाफ बहुसंख्यक लोगों के क्रांतिकारी संघर्ष पर जोर देते हैं, यानी कि हिंसक क्रांति, मार्क्सवाद की भांति हिंसक क्रांति भी इनके एजेंडे का या उनके प्रकार का एक स्वरूप है ना, ये अनिवार्य मानते हैं। और ये अपने सारे इस तरह के आंदोलन को हिंसक तरीके से अंजाम देने में विश्वास रखते हैं। चीन के नेता थे मात्साओ तुंग। तो मात्साओ तुंग का एक नारा था कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, और इसी को अपना प्रेरक टैगलाइन बनाया। भारत में जो जितने भी माओवादी हैं, है ना, उन्होंने जब अपने को जोड़ा इस नक्सलवादी आंदोलन से, तो उन्होंने इस टैगलाइन को अपनाते हुए जो आरंभिक स्वरूप था 1980 के बाद, देखिए जो नक्सलवादी आंदोलन 1980 के पहले के स्वरूप में था और 1980 के बाद का स्वरूप है, उसमें काफी अंतर है। जो हिंसक प्रवृत्ति है वो 80 के दशक के उपरांत उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि दृष्टिगत होती है ना। तो अब माओवादियों ने कहा तो कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, तो बंदूक हो गई, विचारधारा हो गई। अब क्या इन्होंने तरीका अपनाया? गुरिल्ला युद्ध नीति। गुरिल्ला युद्ध नीति इनका सबसे प्रमुख तरीका है, और उसमें ये क्या करते हैं कि गुरिल्ला युद्ध नीति का सहारा लेते हुए स्थापित संस्थाओं के विरुद्ध विद्रोह करना, और उस विद्रोह के लिए माओवादी ग्रामीण आबादियों से बड़ी संख्या में समर्थकों को उन्हें कन्विंस करके एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये 80 के दशक में ये था, और अभी भी यही प्रयास का स्वरूप मोर और लेस यही है। लेकिन एक अंतर आया है 21वीं शताब्दी के जब 2 दशक बीत गए, तीसरे दशक में हमने पांव रख दिया है, तो एक फर्क दृष्टिगत होता है, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि माओवाद आज एक वैचारिक आंदोलन नहीं रहा है। आज क्या है, माओवाद अपने क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये माओवादी जो कभी किसानों के, यानी कि जोतने वाले को जमीन स्लोगन के लिए बंदूक उठाने में या हिंसा करने में विश्वास रखते थे, वो आज अभी मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा मैप से कि किस प्रकार समाज में आदिवासियों को वो मुख्य धारा से अलग रखकर उन्हें डर की भावना पैदा करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ रहा हूं, है ना, तो यहाँ पर आप देखिए कि माओवाद के जो 3 प्रमुख तरीके हैं कि सशस्त्र संघर्ष, ये पहला सशस्त्र संघर्ष, दूसरा जन आंदोलन, तीसरा मित्रों के कूटनीतिक चयन के तरीकों द्वारा राज सत्ता पर अधिकार करना, है ना। तो ये जो तरीके हैं, इन तरीकों से वो
एक जनमानस में अपने लिए एक समर्थन पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये इनके उस पूरे माओवादी एजेंडे में शामिल ये प्रमुख चीजें, और इसके पीछे एक उद्देश्य है। मैं माओवाद का जो पूरा खाका खींच रहा हूं, तो इस पूरे माओवादी प्रकार का एक उद्देश्य है, और वो है कि सशस्त्र हिंसा। क्या उद्देश्य है? कि सशस्त्र हिंसा द्वारा वर्तमान सरकार को जन सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करना, है ना। वर्तमान सरकार ये प्रतिस्थापित होगी किससे? जन सरकार के द्वारा। जन सरकार, ये आप समझिए, ये वर्तमान सरकार इसको हिंसक सशस्त्र हिंसा के द्वारा वो पीपल्स गवर्नमेंट में उसके द्वारा उसको रिप्लेस करने की मंशा रखते हैं। तो ये कुल मिलाकर दार्शनिक पृष्ठभूमि हो गई, जो जैसा कि मैंने कहा कि आंदोलन की 3 मूलभूत चीजें चाहिए होती हैं। पहला है नेतृत्व। तो 3 नेता जो उभर के आए 1967 में, जिनकी चर्चा मैंने आपसे की है भी व्याख्यान के आरंभ में। तो नेतृत्व, विचारधारा और लोगों की सहभागिता, और ये तीनों ही ऐसे विषय थे जो इस आंदोलन के एजेंडे में थे, या इसके स्वरूप में थे, इसके पूरे प्रोसीडिंग्स में थे। अब थोड़ा सा हम वर्तमान परिदृश्य पर आए, उसके पहले आपको जानना जरूरी है कि अलग अलग चरणों में नक्सलवाद का विकास कैसे हुआ। देखिए, इसके भी 3 स्टेजेस हैं। नक्सलवाद के विकास के 3 स्टेज। प्राथमिक चरण क्या है? प्राथमिक चरण, नक्सलवाद के विकास का प्राथमिक चरण। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी थाने में यह आरंभ हुआ, लेकिन इसके साथ 2 थाने और थे, दो पुलिस थाने और थे जो शामिल थे, इस आंदोलन के परिक्षेत्र में शामिल थे, और वो थे खोड़ीबाड़ी पुलिस थाना और फांसीदेवा पुलिस थाना। तो नक्सलवाड़ी, खोड़ीबाड़ी और फांसीदेवा में मई 1967 में इस नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। अब जब शुरुआत हुई तो इसके आरंभ से, चूंकि जो तीनों नेता थे, उनका चरित्र भी वामपंथी विचारधारा के थे वो, तो पूरे देश भर में क्या हुआ कि अखिल भारतीय समन्वय समिति की स्थापना इन नेताओं के आह्वान पर और कम्युनिस्टों के आह्वान पर अखिल भारतीय समन्वय समिति की कोलकाता में स्थापना की गई 1967। और मई 1968 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरीज, इस कमेटी का नाम इसको दे दिया गया। ठीक है, अब इस कमेटी ने 4 प्रमुख लक्ष्य घोषित किए, और उन लक्ष्यों का सीधा संबंध वामपंथी उग्रवाद से है। ठीक है, इसको आप नोट करते चलिए। पहला है माओ के उपदेश के अनुसार लंबा जन आंदोलन। देखिए, मैंने आपको अभी बताया था जो एजेंडे की बात, माओवादी एजेंडे की बात, उसमें जन आंदोलन था। ठीक है ना, तो वो तो एक दार्शनिक पृष्ठभूमि के तहत मैंने बताया था। अब जब हम प्राथमिक चरणों की बात करते हैं, तो उसमें क्योंकि बार बार आप ये सोच रहे होंगे कि ये पृष्ठभूमि का आखिर लेना देना क्या है। लेना देना है, वैचारिक पृष्ठभूमि ही दिशा निर्देश देने का कार्य करती है किसी भी आंदोलन को, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो जनजातीय आंदोलन हो, चाहे वो महिला आंदोलन हो, है ना। जैसे यूरोप में जब सीमान दी बुरवार की किताब आई थी सेकंड सेक्स, तो उसने यूरोप में एक तरह का नारीवादी आंदोलन को धार दे दी थी, एक नई दिशा दे दी थी। ठीक है, एक नई वैचारिकी उभर के आई, है ना। तो वैचारिकी जो होती है, दार्शनिक पृष्ठभूमि हमेशा किसी जन आंदोलन के लिए एक ईंधन का काम करती है, दिशा देने का कार्य करती है। तो माओ के उद्देश्य के अनुसार एक लंबा जन आंदोलन, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई गई माओवादियों के द्वारा। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांतिकारी आधार कैंपों की स्थापना करना। और चौथा,
शहरों को चारों ओर से घेरना तथा संसदीय चुनाव का बहिष्कार करना। अभी आगे एक टर्म आएगा अर्बन नक्सल, मैं उसकी चर्चा करूंगा और उसको मैं जोड़ूंगा कि शहरों को चारों ओर से घेरना और शहर में भी अपनी उपस्थिति को कैसे दर्ज कराना, ये वामपंथी उग्रवाद के एजेंडे में शामिल है। तो इस प्रकार इस ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरीज का ये प्रमुख एजेंडा था और इस एजेंडा की चार बातें ये जो मैंने आपसे शेयर की, आपको बताया। इसके बाद 1969 में एक चीज और स्थापित हुई और वो भी माओ के सिद्धांतों पर एक दल स्थापित हुआ, उसे कहा गया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी, 1969 में। और ये सब स्थापनाओं के बाद क्या हुआ कि पूरे देश में धीरे धीरे नक्सली आंदोलन खासकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश में फैल गया। ठीक है, अब जब ये फैला तो इन प्रदेशों में इस विचारधारा से प्रभावित होकर इनके समर्थक कौन लोग बने? वो किसान, वो आदिवासी लोग जो राज्य प्रशासकों के द्वारा या तो पक्षपात या शोषण के शिकार थे, वो नक्सलवादियों के इस प्रभाव में आ गए, उनके समर्थक बन गए। 1970 और 1971 के बीच का जो समय था वह इस आंदोलन का एकदम चरम था, पीक था। 1971 की घटना है कि पुलिस और थल सेना के संयुक्त ऑपरेशन जो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सबसे ज्यादा जो नक्सल घटनाओं से प्रभावित क्षेत्र था उसमें चलाया गया था और करीब करीब उसमें सभी बड़े नेता या तो पकड़े गए थे या मार दिए गए थे। और जिस चारू मजुमदार की बात मैंने अभी अपने व्याख्यान के आरंभ में की है, उसको भी पकड़ा गया था इस ऑपरेशन में और 1972 में पुलिस कस्टडी में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब जब 1972 में चारू मजुमदार की मृत्यु हो गई तो इस आंदोलन को गहरा धक्का लगा और ये थोड़ा सा ये आंदोलन धीमा हो गया, वो धार खत्म हो गई। और 1975 में करीब करीब 40,000 समर्थकों को जो नक्सली थे, जो किसी न किसी रूप में जिनकी सहभागिता थी इस आंदोलन में, उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो ये तो हो गया पहला चरण। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आंदोलन कैसे कैसे परिपक्व हुआ है, आंदोलन को धार किन चरणों में प्राप्त हुआ है, कौन सी विचारधारा ने किस चरण में इस आंदोलन को धार दी है, किस तरह का नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और उस नेतृत्व परिवर्तन ने किस तरह से, तो ये सारी चीजें चूंकि जो यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है उसमें जब तक थोड़ा सा आपके पास साउंड जानकारी नहीं होगी, बैकग्राउंड की जानकारी नहीं होगी, आपको पृष्ठभूमि नहीं मालूम होगी, तो थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी उत्तर लिखने में। तो अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण, अब हम लोग द्वितीय चरण की प्रमुख बातों की चर्चा कर लें कि द्वितीय चरण की प्रमुख बातें क्या है। देखिए, इमरजेंसी लगी थी देश में 1975 में, आपको मालूम है। इसके बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई तो इस आंदोलन ने एक बार फिर से मुखर होना आरंभ किया और दीर्घ युद्ध कि लंबे समय तक अब हमें लड़ाई लड़नी है, इस तरह के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और उसी हिसाब से रणनीति को बनाते हुए इन्होंने जो भी बचे कुछ नक्सली थे उन्होंने उस आंदोलन का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। पुनः 1980 तक ये क्या हुआ कि ये वेस्ट बंगाल से लेकर बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैल गया। चारू मजुमदार के मृत्यु के बाद पुनः आप देखिए कि इस आंदोलन को गति मिलनी शुरू हो गई। 1980 में मैंने आपको पहले बताया था कि 1980 के पहले का जोन और 1980 के बाद का जोन इस आंदोलन का और चरित्र काफी उसमें परिवर्तन दृष्टिगत होता है। 1980 में सीपीआई एमएल मतलब माओवादी लेनिन ने पीपल्स वार ग्रुप के रूप में अवतार लिया। अब देखिए यहीं से मामला पूरा बदल जाता है। 1980 में सीपीआई एमएल माओवादी लेनिन
ने एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं, एक पीपल्स वार ग्रुप के रूप में, पीपल्स वार ग्रुप के रूप में अपने को फिर से रीस्ट्रक्चर किया, पुनः अपने को संयोजित करने का काम किया और अपना सेंटर बनाया आंध्र प्रदेश। और इसी पीपल्स वार ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में भारी संख्या में 90 दशक के आरंभिक वर्षों में बहुत सारे पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। और 1992 में पीपल्स वार ग्रुप को आंध्र प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद क्या किया, इस दल ने बिहार में अपना विस्तार किया और माओवादी साम्यवादी सेंटर की स्थापना की और जमींदारों और अन्य ऊंची जाति के दलों के ऊपर बड़े पैमाने पर हमला करना शुरू किया। इसलिए देखिए, बिहार में जो ऊंची जातियों ने रणवीर सेना बनाई थी, वो वास्तव में नक्सली हमले से बचने के लिए बनाई थी। आप अखबारों में पढ़ते होंगे। अब जुड़िए, अब आप देखिए करंट अफेयर की चीजों को जोड़िए। इसलिए मैंने कहा कि जब आपको पृष्ठभूमि की जानकारी होगी, यहाँ आवश्यक जानकारी, यूपीएससी की उत्तर के लिखने के लिए जितनी भी आवश्यक जानकारी आपको चाहिए, तो उसमें कहीं ये मत सोचिए कि खाली करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सब मुद्दे ऐसे हैं कि इनकी जड़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए। तो रणवीर सेना की मैं बात कर रहा था। रणवीर सेना ने वास्तव में बिहार में रणवीर सेना का गठन क्यों किया ऊंची जातियों ने? ये जो नक्सली हमले होते थे इनसे बचने के। और ये नक्सली हमले करने वाले कौन थे? या तो पीड़ित किसान थे, छोटी जातियां थी, या आदिवासी लोग थे। ठीक है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से सेकंड स्टेज में, जबकि चारू मजूमदार जैसा फायर ब्रांड नेता 1972 में उसकी मृत्यु हो चुकी है, पुनः उसने एक नए स्वरूप में अपना पांव पसारना पूरे देश में शुरू किया। अब देखिए थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चरण, और यहीं से आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिंकअप होना शुरू हो जाएगा। 2004 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, वर्ष 2004 में, कि आंध्र प्रदेश में सक्रिय पीडब्ल्यूजी ने, मतलब पीडब्ल्यूजी कौन? पीपल्स वार ग्रुप। ठीक है। तृतीय चरण की बात मैं यहां कर रहा हूं। 2004 में पीपल्स वार ग्रुप, ठीक है, पीपल्स वार ग्रुप में क्या हुआ? पीपल्स वार ग्रुप ने एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया। अब इसने क्या किया? इसके अलावा बिहार एवं पड़ोसी जो इलाके थे बिहार के आसपास में, उसमें सक्रिय माओवादी साम्यवादी सेंटर ऑफ इंडिया, उसने एकीकृत होकर सीपीआई माओवादी की स्थापना की। ठीक है। अब ये जो संगठन स्थापित हुआ कि आंध्र प्रदेश में सक्रिय पीपल्स वार ग्रुप ने और बिहार एवं पड़ोसी इलाकों में सक्रिय छोटे छोटे जो माओवादी साम्यवादी सेंटर ऑफ इंडिया ने इंटीग्रेट हो, उन्हें एहसास हो गया था, वास्तव में उन्हें इस बात का भली भांति एहसास हो गया था कि अगर हम बिखर के लड़ाई लड़ेंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वे सभी छोटे छोटे जो इकाइयां थी वो सब एकीकृत हो गई और लगभग 13 वाम चरमपंथी संगठन एक साथ मिल गए। ठीक है। इसीलिए इसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है। देखिए आपके आईएएस के सिलेबस में ये शब्द यूज किया गया है, तो मैं सिलेबस को भी जस्टिफाई कर रहा हूं कि क्यों ये टॉपिक का नाम इस तरीके से दिया गया है ना। तो वर्तमान में देश में इस समय करीब करीब 13 चरमपंथी संगठन कार्य कर रहे हैं और उसमें सीपीआईएम सबसे बड़ा वामपंथी चरमपंथी दल है ना। तो सीपीआईएम ये ध्यान रखिएगा, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी, इसे इसका पूरा नाम है। और इन्होंने ढेर सारी हत्याएं की हैं, अलग अलग प्रदेशों में हमले किए हैं, और इस दल को इनके सभी सहायक और अग्रणी संगठनों के साथ एक एक्ट पास हुआ था 1967 में, जिसे कहा गया विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत आतंकवादी संगठन अनुसूची में शामिल कर लिया गया है।
तो एक तो ये थर्ड स्टेज में तृतीय चरण की एक प्रमुख बात ये आई। अब सीपीआई-एम की जब स्थापना हो गई तो 2005 में और उसके बाद नक्सली हमलों में बढ़ोतरी शुरू होनी दृष्टिगत होती है। ठीक है, पूर्वी आप जानते हैं कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वो खनिज बाहुल्य क्षेत्र है और माओवादी इस बात को अच्छी तरीके से चिन्हित कर चुके थे कि जो पूर्वी भारत का खनिज बहुल क्षेत्र है वो विकास में आज के डेट में बहुत बड़ा बाधक है। क्यों? क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर माओवादियों का अत्यधिक प्रभाव है, यानी नक्सलवादियों का अधिक प्रभाव है, वामपंथी उग्रवादियों का अत्यधिक प्रभाव है और इसीलिए इसे लाल गलियारा कहा जाता है, रेड कॉरिडोर। थोड़ा सा समझा जाए कि ये रेड कॉरिडोर है क्या, ये लाल गलियारा से तात्पर्य क्या है। आइए मैं आपको मानचित्र से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है ये है लाल गलियारा, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट ये लाल गलियारा है। ठीक है, अब इसको समझिए ढंग से। इसमें बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल का छोटा सा हिस्सा और ये आंध्र प्रदेश तक, ये पूरा जो ये बेल्ट है जिसको मैं यहां पर रेखांकित कर रहा हूं, इसको लाल गलियारा कहा जाता है। ये गलियारे की तरह है ना, और आपको लाल लाल जो निशान दिखाई दे रहा है ये सर्वाधिक वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है ना। इस लाल गलियारे के संदर्भ में ही मैं आपसे कह रहा था कि ये वो क्षेत्र है कि ये भारत का पूर्वी भारत का खनिज बाहुल क्षेत्र है और आज ये विकास में बहुत बड़ा बाधक है। क्यों? क्योंकि लाल गलियारा वास्तव में परस्पर जुड़ा हुआ भूमिखंड है जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। कहा तो यहां तक जाता है कि नेपाल में जब माओवादी आंदोलन चरम पर था तब नक्सली प्रभाव को तिरुपति से पशुपति तक फैला हुआ माना जाता है। तिरुपति से, तिरुपति इधर यहां है आंध्र प्रदेश में और पशुपति कहां है? नेपाल में, है ना, नेपाल में। ये तो तिरुपति, ये देखिए लाल निशान के बगल में काठमांडू, और काठमांडू में ही पशुपतिनाथ का, भगवान शंकर का मंदिर है। तो पशुपति से तिरुपति तक ये कहावत कही जाती थी, वो एक्चुअली इस पूरे क्षेत्र को रेखांकित करने के लिए ही वो कहावत कही गई थी। ठीक है, तो माओवाद के प्रभाव में जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित क्षेत्र है उसी को हम रेड कॉरिडोर एरिया कहते हैं, है ना। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो माओवाद के प्रभाव में रेड कॉरिडोर के करीब करीब 30 जिले हैं। अधिकांश जिले दंडकारण्य, है ना, दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैले हुए हैं। और वास्तव में ये जो वामपंथी उग्रवादी हैं ये एक समानांतर सरकार चलाते हैं और इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि किस तरह से आदिवासियों में या गरीब किसानों में डर बनाए रखा जाए। और अब इनका किसी भी किसान के वास्तविक मुद्दे से कहीं कोई लेना देना नहीं है, आदिवासियों के शोषण से संबंधित मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। अब अपहरण करना, फिरौती वसूलना, एक इन्होंने अपने आप को कारपोरेट कल्चर में ढाल लिया है और इनके जो टॉप के लीडर्स हैं वो बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि 80 के पहले का चरित्र और 80 के बाद का चरित्र और तीसरा अगर आप विगत 10-15 सालों में अगर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का प्रभाव भी इस आंदोलन पर पड़ा है। ठीक है, तो माओवादी जब अपने प्रभाव का मतारोपण और शुद्धिकरण के करने का प्रयास करते हैं तो
उन्होंने एक टेक्निक और अपनाई कि रेड कॉरिडोर की बात तो मैंने आपको बताई, एक गोल्डन कॉरिडोर की भी बात होती है, सुनहरा गलियारा। और सुनहरा गलियारा ये बेल्ट है, ठीक है, इसको कहते हैं गोल्डन कॉरिडोर, सुनहरा गलियारा। और ये है रेड कॉरिडोर, लाल गलियारा। इसको कहते हैं रेड कॉरिडोर, ठीक है। तो आप समझिए ये क्यों कर रहे हैं, इनके पास लाल गलियारे पर इनका प्रभाव तो फैल चुका है। अब ये गोल्डन, ये जो गोल्डन गलियारा है, ये बेसिकली वो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना, का वो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का वो क्षेत्र है जिसमें भील और गोंड जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है ये। इसमें ये इन जनजातियों की संख्या लाखों में है और यह पुणे से लेकर अहमदाबाद तक फैला हुआ है। विभिन्न सामाजिक दल और हाशिए पर जो लोग, जो सामाजिक वर्ग हैं, जैसे दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, है ना, उनका जो सरकार के प्रति आक्रोश है या उसके अगेंस्ट में जो उपजी हुई भावनाएं हैं, उनको भुनाने का काम यह वामपंथी उग्रवादी करते हैं और उनसे संवेदना जताकर उन्हें अपनापन दिखाते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए कि इधर माओवाद का प्रभाव पश्चिम उड़ीसा, उत्तरी असम और अरुणाचल प्रदेश के लोहित क्षेत्र में, इधर आपका ये इंक्रीज हो गया, ये एरिया, ये यहां तक इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये जो एरिया मैं ऐसे घेर रहा हूं, ये इंक्रीज एरिया है। ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये नया क्षेत्र है। ये विगत 2 दशकों में इनका प्रभाव इस लाल गलियारे से बढ़कर अरुणाचल प्रदेश की ओर उन्मुख हुआ है, यानी कि ये अपने प्रभाव के परिक्षेत्र को विस्तारित करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के जलमहल क्षेत्र में और बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों में प्रशासन ने इनकी कमर तोड़ दी, यानी कि इनके संगठन को लगभग वहां पर ध्वस्त कर दिया, ठीक है। तो ये तमाम जो हिंसक घटनाएं हैं, उसमें सबसे बड़ी घटना अप्रैल 2010 में हुई थी, जब माओवादियों ने छत्तीसगढ़ में एक दंतेवाड़ा, जो प्रमुख केंद्र है इनका छत्तीसगढ़ में, उस जिले में सीआरपीएफ की पूरी कंपनी पर एम्बुश द्वारा हमला करके 76 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को मार गिराया था। ये बहुत बड़ा हमला माना जाता है उस दशक का, है ना। और उसके बाद सरकार को यह अंदाजा लगा कि माओवादियों के पास परंपरागत हथियार ही नहीं है, आधुनिक हथियारों से भी लैस है। यानी कि इसका अर्थ यह भी हुआ कि जो भी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन माओवादियों को हथियार और पैसा उपलब्ध करा रही है। मैं आपको यहाँ पर एक सुझाव दूंगा, अगर आपको वामपंथी उग्रवाद पर एक मूवी देखनी हो तो एक मूवी आई थी सरफरोश, आमिर खान की। उसमें वामपंथी उग्रवाद का जो मुद्दा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उठाया गया है। तो जब भी आपको एंटरटेनमेंट करना हो तो इंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो जाएगा और आपका वामपंथी उग्रवाद के संबंध में आपको कुछ व्यवहारिक चीजें उस मूवी से प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार 2013 में भी इन वामपंथी उग्रवादियों ने क्या किया कि अपने इस बड़े हमले को अंजाम देने के बाद 2010 के हमले को अंजाम देने के बाद 2013 में सुकमा जिले में 27 लोगों को मार डाला और उसमें कुछ कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, प्रदेश स्तर के नेता थे, वो सभी उसमें मारे गए। तो इस घटना को अंजाम 2013 वाली घटना को अंजाम देने के बाद इनकी ख्याति फैल गई कि ये बहुत ही पावरफुल होते जा रहे हैं और इनकी हिंसक वारदात उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती जा रही है। तो आप देखिए कि ये पूरा रेड कॉरिडोर और गोल्डन कॉरिडोर, सुनहरा जो गलियारा है, उसकी बातचीत ये हुई। अब हम अपने अगले व्याख्यान में लाल गलियारे में कौन कौन से बदलाव हुए और बदलते हुए परिदृश्य में इस 21वीं शताब्दी में इनके संगठन के ढांचे ने किस तरीके से अपने को मॉडिफाई किया, किस तरह से उसमें बदलाव आए और उस बदलाव का
इस वामपंथी आंदोलन के स्वरूप, उनकी हिंसक घटनाओं का क्या अंजाम हुआ, अपने लेक्चर को हम जारी रखेंगे। अपने अगले लेक्चर में यहीं से अपने इन विषयों को कंटिन्यू करेंगे अपने अगले व्याख्यान में। टिल देन, थैंक यू।